नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों के बारे में। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार की बात करें तो हमें यह एहसास होता है कि अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार एक रूढ़िवादिता के प्रमाणक हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने दास्ता के बारे में विचार दिया वो एक परंपरागत चली आ रही धारणा को उन्होंने अपनाया, जो कि उस समय यूनान में चली आ रही थी। अर्थात अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार एक रूढ़िवादिता के प्रतिपादक हैं और वे विचार एक तरह से सामंतवादी पद्धति को विकसित करने के परिचायक हो सकते हैं और इसके आधार पर उन निर्बल लोगों को सताए जाने की भी एक तरह से उन्होंने पैरवी करी है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार हैं वो एक रूढ़िवादिता के पोषक हैं, रूढ़िवाद के पोषक हैं। अरस्तु ने कहा कि जो संपत्ति है वो संपत्ति, उनको संपत्ति बताया। अरस्तु ने दास्ता को एक संपत्ति की तरह प्रस्तुत किया है जो एक सजीव और निर्जीव की तरह होती है। अरस्तु का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है उसी प्रकार वह दास भी रख सकता है। तो उसके मत अनुसार संपत्ति दो प्रकार की हो गई, एक तो सजीव संपत्ति और एक निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति की श्रेणी में वह दासों को रख देता है और निर्जीव संपत्ति की श्रेणी में वह जो भी उनकी भौतिक चीज़ें जो उसकी दैनिक दिनचर्या को आवश्यक, दैनिक जीवन यापन करने के लिए आवश्यक होती हों। अर्थात निर्जीव संपत्ति के अंतर्गत आएंगे मकान, धन दौलत, वैभव, खेत आदि अचल संपत्तियाँ उसके अंतर्गत आएंगी। जबकि सजीव संपत्ति में जो भी पशु हैं जो उनसे हमें लाभ होता है वो, प्लस परिवार, जो दास, परिवार नहीं दास। अब हम बात करते हैं, अरस्तु दास को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है, अर्थात एक तरह से परिवार की संपत्ति है और उसके अनुसार परिवार के लिए दास आवश्यक होता है, जरूरी होता है, क्योंकि एक सजीव संपत्ति है जो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है। संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। संपत्ति क्या है? ये सजीव और निर्जीव जो उपकरण हैं उनका एक ग्रुप है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है, जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों से बढ़े चढ़े होते हैं, उसी प्रकार दास जो कि एक सजीव संपत्ति है वो निर्जीव संपत्ति से ऊपर होती है और निर्जीव जो उपकरण हैं उनको सजीव उपकरणों के द्वारा काम में लिया जाता है। अब हम अरस्तु के दास्ता के आधार के बारे में बात करें, अर्थात वो क्या मानते हैं दास्ता के बारे में, उनका क्या सोचना है, क्या मानना है। तो वो क्या कहते हैं, दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था, अर्थात दास प्रथा एक नेचुरल चीज़ है जो प्रारंभ से चली आ रही है। अर्थात जो मनुष्य अगर जन्म लेगा तो उसमें दो वर्ग अपने आप ही बटे हुए होंगे, एक निर्बल होगा और एक सबल होगा। तो वो ये कहता है कि दास अपने आप में एक सजीव स्वाभाविक संस्था है जो प्राकृतिक है, इसकी विशेषता है, अर्थात यह प्राकृति है और प्रकृति ने मनुष्य को दो भागों में बांट दिया, एक निर्बल होंगे और एक सबल होंगे, एक धनवान होंगे और एक गरीब होंगे। तो इस प्रकार से ये जो बात है वो ये कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को निर्बल और सबल के रूप में जन्म दिया है, अर्थात जो सबल हैं वो शासन करेंगे और जो निर्बल हैं वो उन शासकों के दास बन जाएंगे। दूसरा है दास प्रथा दोनों पक्षों का लाभ करे। दोनों पक्ष कौन सा? एक तो जो शासक होंगे वो और दूसरा जो दास होंगे खुद, अर्थात स्वामी और दास दोनों के लिए दास प्रथा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि दास प्रथा में मनुष्य की बुद्धिक क्षमता कम होती है और उसके लिए उसके ऊपर जो भी उसको अपने खुद का ज्ञान भान भी नहीं होता, इसलिए ऐसे बौद्धिक क्षमता से परिपक्व आदमी चाहिए। इसलिए वो उनके लिए तो स्वामी का होना आवश्यक है और स्वामी के लिए दास का होना इसलिए आवश्यक है कि वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं, अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं, अपनी दिनचर्या को पूरा करने के लिए उसको शारीरिक बल से
पुष्ट लोगों की आवश्यकता होती है जो दास के रूप में उन्हें मिलेगी। तो इस प्रकार ये है कि वे दोनों के लिए लाभकारी हो गए। तीसरी बात, नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक माना है। नैतिक दृष्टि से दास प्रथा को आवश्यक कैसे माना है कि स्वामी का गुण और दास गुणहीन दोनों होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे, और दास का काम क्या है कि वह स्वामी की आज्ञाओं का पालन करे। नैतिक इसलिए है कि दास का तो कर्तव्य क्या है कि वह स्वामी की आज्ञाओं का पालन करे, और स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति नैतिक या जो भी उनकी स्वाभाविक जो दयालुता है, स्नेहपूर्ण, वो उनके साथ बर्ताव करे। तो इस प्रकार से प्रकृति से भी वो कहता है कि दास में संयम के सच्चे गुण होते हैं का अस्तित्व कभी नहीं हो सकता। प्रकृति से दास में संयम के सच्चे गुण का अस्तित्व नहीं हो सकता, अर्थात उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि अपने विवेक से अपनी वासनाओं या क्षुधाओं को शासित कर सके, परंतु वह एक संयमी स्वामी के अधीन रहकर अपने आदेशों का, उनके आदेशों का पालन करे। तो इस प्रकार जो मानव में दोनों में गुण है वो उसके लिए जरूरी होता है। तो इस प्रकार हम ये जो अपने दूसरा भाग देखा था दास प्रथा दोनों के लिए लाभकारी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि यह अवकाश दिलाता है। कौन? दास प्रथा अवकाश दिलाती है। कैसे दिलाती है कि जब जो स्वामी हैं उनको कोई राजनीतिक काम करने होते हों तो वो राजनीतिक काम कब कर पाएंगे? जब वो अपने पारिवारिक कामों से फ्री होंगे। तो पारिवारिक कामों से फ्री होने की जो स्थिति है वह अवकाश की श्रेणी में आती है, और वो कौन प्रदान करवाता है? उनको दास कराते हैं। तो इस प्रकार से जो दूसरा भाग था उसमें ये थोड़ा और जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं दासता के प्रकारों के बारे में कि दासता कितने प्रकार की होती है। तो अरस्तु ने दासता के बारे में दो प्रकार बताए, एक तो स्वाभाविक दासता और दूसरी वैधानिक दासता। स्वाभाविक दासता का मतलब यहाँ ये हो गया कि कुछ एक व्यक्ति जन्म से मंदबुद्धि, अकुशल एवं अयोग्य पैदा होते हैं, तो वे क्या हैं? स्वाभाविक दास है। अर्थात उनका जो बचपन है या जो कुछ भी उनकी शारीरिक क्षमता मान ले, वो मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं, वो अकुशल भी हो सकते हैं, और वो अयोग्य भी हो सकते हैं, कोई काम करने में कुछ नहीं कर पाते हों। तो इस प्रकार से जो ऐसे होंगे वो स्वाभाविक दास होंगे, और वैधानिक दास वो होंगे जो युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए हों, तो वह वैधानिक दासता कहलाती है। लेकिन अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु एक बात कन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। वह ये कहता है कि यूनानी दास बन ही नहीं सकते। अरे भाई, जब यूनानी दास नहीं बन सकते तो तेरे को अधिकार किसने दिया कि तू दूसरों को दास बनाए? अर्थात यूनानी निवासी हैं जो युद्ध में पराजित होने के बाद भी दास नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो एक तरह से रूढ़िवादिता का प्रतिपादक है, जो ये कहता है कि केवल यूनानी हैं जो बौद्धिक क्षमता वाले हैं, और उनको अगर युद्ध में हरा भी दोगे ना तो वो भी दास नहीं बन पाएंगे। तो ये दो प्रकार की दासता हो गई, एक तो स्वाभाविक दासता और एक वैधानिक दासता। अब हम बात करते हैं दासता प्रथा के बारे में। अरस्तु की मानवीय व्यवस्था क्या है, अर्थात मानवीय नेचर के अनुसार उसकी क्या व्यवस्था वह करता है। अरस्तु दास प्रथा का पक्षपोषक है और उनकी मानवीय व्यवस्थाएं भी प्रस्तुत करता है, जिसके कारण दास प्रथा द्वारा होने वाले अन्याय और दोषों का कुछ अंशों तक प्रतिकार हो जाता है। अर्थात मानवीय व्यवस्थाओं के बारे में भी बात करता है कि जो मैंने ये व्यवस्था बताई उसमें कुछ एक अपवाद भी मैंने डाल दिए। अर्थात दास प्रथा के बारे में अरस्तु कुछ एक बातें भी बताता है कि दास प्रथा को कैसे हटाया जा सकता है या कैसे मिटाया जा सकता है। तो ये मानवीय व्यवस्था उसकी है। तो अब इनमें जो व्यवस्थाएं हैं उनमें पहली है कि अरस्तु पहली व्यवस्था ये करता है कि स्वामी और दास के हित समान है, और दास प्रथा का उद्देश्य दोनों का ही हित साधन है। पहले जो अपन ने उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था या उसके आधारों के बारे में पढ़ा था, तो हमने पाया था कि दास प्रथा दोनों के लिए लाभकारी है और दोनों ही उनके हित उद्देश्य क्या है? हित के साधन है। तो दासों के बीच मैत्रीपूर्ण स्नेह व्यवहार होना चाहिए। अरस्तु क्रूर दास प्रथा का समर्थक नहीं है, या एक बात ये कहता है कि अरस्तु क्रूर दास प्रथा का समर्थक नहीं है, अर्थात ऐसा दास नहीं बनाना चाहता जिसके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं। वह दास और स्वामी के संबंध को माधुर्यपूर्ण यानी मधुरता के साथ और सहयोगी के रूप में देखता है। उसके अनुसार स्वामी का कर्तव्य है कि दास की भौतिक और शारीरिक सुविधाओं का ध्यान रखे। दूसरा है, अरस्तु दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में भी नहीं है।
अर्थात वह ये कहता है कि जितनी ज़रूरत है उतने ही दास होने चाहिए, अनावश्यक रूप से किसी को दास नहीं रखने चाहिए, अर्थात उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। तीसरी बात वह कहता है कि दास प्रथा जो है वो प्राकृतिक गुणों के कारण होती है और उसमें कोई कानूनी पक्ष नहीं होता, अतः जो वंश परंपरागत होने का रूप नहीं दिया जाना चाहिए, अर्थात उनमें जो गुण प्राकृतिक हैं, ऐसा नहीं है कि वो वंश परंपरागत से अनुसार है। किसी का पिताजी अगर दास बना हुआ है और उसका बच्चा अगर योग्य पैदा हो गया तो वह दास नहीं बनाया जा सकेगा अरस्तु के अनुसार। दास की संतान सदैव दास नहीं होती, उसमें विवेक और शक्ति है तो वह दास नहीं होगा। दास की योग्य और बुद्धिमान संतान को मुक्त कर दिया जाना चाहिए, वह ये अरस्तु ये कहता है। अगली बात है कि अरस्तु का मत है कि समस्त दासों को अपने सम्मुख स्वतंत्रता प्राप्ति का अंतिम ध्येय रखना चाहिए। वो एक बात कहता है कि जो दास हैं सारे वो अपने सम्मुख अपने सामने स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य अंतिम रूप से रखें। तो इस प्रकार ये मानवीय प्रकृति है। वो ये कहता है कि दासों को ये सुविधा होनी चाहिए कि वो वंश परंपरागत आधार पर नहीं हो, अगर उनमें बौद्धिक क्षमता हो तो वो दास प्रथा से निजात भी पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना के बारे में। तो हम आलोचना में अगर बात करें तो आलोचना में हम कह सकते हैं कि शुरुआत से ही अरस्तु ने जो दास प्रथा को स्वाभाविक बताया है, हम इसके बारे में पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि किसी भी आदमी को हो सकता है उसमें एक गुण कम हो लेकिन उसका दूसरा गुण, कोई मान लो बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से कमज़ोर है लेकिन हो सकता है कि वह शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको सैनिक क्षेत्र में ले जाया जा सकता है, तो उसको दास ही क्यों बनाया जाए। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि किसी आदमी को आप दास बना दोगे तो उसका मोरल तो आपने मार दिया, और मोरल मारने के बाद आप ये कह रहे हो कि उसके प्रति माधुर्यपूर्ण व्यवहार करो, तो फिर ये संभव नहीं हो पाता। तीसरी बात कि दास आपने बना दिए और उनके साथ ये कह रहे हो कि क्या नाम है, दास प्रथा से मुक्ति भी मिल जा सके, तो भाई आपने दास बनाया ही क्यों है? और आप अपने स्वार्थों की, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए दास बनाते हो। आप में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आप उस काम को खुद कर सके, तो आप निजी लाभ के लिए ऐसा नहीं कर सकते। इसमें अरस्तु की जो धारणा है उसकी अनेकों प्रकार से आलोचना की गई है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ एक आलोचनाओं को लेंगे। जैसे मैक्सी ने ठीक ही कहा है कि जो दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य में विभिन्नता तथा बुद्धि की कुशाग्रता में अंतर होते हुए भी एक प्राकृतिक समानता होती है कि वह मनुष्य है। तो इस प्रकार से जो दास प्रथा बताई गई है वो मानव के हितकारी नहीं है। अरस्तु के जो भी ये दास प्रथा के विचार हैं वो एक तरह से अमानवीय हैं, परंपरागत हैं, तो परंपरागत रूप से दास प्रथा को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरस्तु द्वारा जो भी दास प्रथा बताई गई है उसमें वह दास प्रथा को इतने सुदृढ़ दृष्टि से ये नहीं कह सकते कि दास प्रथा मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो ये प्रासंगिक नहीं है। उसको आप दास प्रथा में आप उसको अगर दास प्रथा ना कह के उसको आप अपने मजदूर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और उसको जो जितना काम किया उसको उतनी मजदूरी मिलेगी, उसके जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यक होगा वो उसको मिलना चाहिए। तो दास प्रथा में क्या होता था कि उनको केवल खाने की चीज़ें दी जाती थी और इसके अलावा उसे कुछ नहीं दिया जाता, अर्थात एक तरह से उसे पशुवत व्यवहार किया जाता था। तो एक तरफ से तो अरस्तु कह रहे हैं कि उसके साथ इतना पशुवत व्यवहार नहीं किया जाएगा, व्यवहार ढंग का किया जाएगा, तो भाई दास बनाने की फिर कहाँ ज़रूरत पड़ गई। आप कैसे कर सकते हो किसी दास के साथ अच्छा व्यवहार? आपने पहले तो उसकी मर्यादा को गिरा दिया और आप कह रहे हो कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अरस्तु ने दास प्रथा दी है वो उसका उद्देश्य तो ये था कि प्रकृति जो परंपरा से चली आ रही थी, यूनान में जो धारणा थी उसके आधार पर ये जरूरी था, लेकिन हम वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को नकार सकते हैं कि वह प्रासंगिक नहीं है। और एक दूसरी बात कि उन्होंने यूनानियों को युद्ध में जीतने के बाद भी दास होने की उससे छूट दे दी, अर्थात अपने जो कुल वाले हैं, अपने देश वाले हैं, उनको इतनी बौद्धिक क्षमता और इतनी शारीरिक क्षमता से परिपूर्ण कर दिया कि उनमें तो ऐसी क्षमता वो बन ही नहीं सकते दास, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार हम इसे एक पक्षपाती रवैया मान सकते हैं। धन्यवाद।